नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के टाटा जू में 10 हिरणों की हुई एक साथ मौत। कादनबेड़ा हाथी अंडरपास ओवरब्रिज पर हाईवा पलटने से बाल बाल बचे लोग। चाईबासा पुलिस ने साइबर ब्लैकमेलिंग के मामले में एक को किया गिरफ्तार। और आजाद नगर में प्रतिबंधित कफ सिरप को किया गया जब्त, साथ ही नाबालिग सहित 2 को किया गया गिरफ्तार। आजाद नगर में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, 27 बॉटल कफ सिरप बरामद किया गया। जमशेदपुर की आजाद नगर थाना की पुलिस ने पटमदा डीएसपी के सहयोग से शुक्रवार को 27 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्त में आए आरोपियों में आजाद नगर चेपापुल का रहने वाला इमरान खान और विकी शामिल है। उनके पास से 27 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की गई। इसका खुलासा मंगलवार को पटमदा डीएसपी ने किया। उन्होंने बताया कि जिला में अवैध मादक पदार्थों के व्यापार की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जमशेदपुर के निर्देशानुसार पूरे जिला में हम लोगों थाना स्तर से और अन्य स्तर से नशा उन्मूलन और जो भी ड्रग्स का जो कारोबार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। और इसी के क्रम में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आजाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्दा मैदान है, उस मुर्दे मैदान में कुछ व्यक्ति जो है नशे का कारोबार कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना और अन्य पदाधिकारी को शामिल किया गया। छापामारी के क्रम में वहाँ पर 2 व्यक्ति को पाया गया, जिसमें एक इमरान खान उर्फ विक्की नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसको जब सर्च किया गया, उसके बॉडी और उसके पास से सर्च किया गया तो उसके पास से भारी मात्रा में जो कफ सिरप है, जो ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो बरामद किया गया। कुल इसमें 27 बोतल ड्रग्स पाया गया है कफ सिरप का। और एक उसके साथ एक बच्चा जो था, जो जिसको विरोध किया गया है, वो दोनों को हम लोग ये तो पूर्व में भी जेल जा चुका है ना? हाँ, इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। इमरान खान का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। 25 केस नंबर है, जिसमें आजाद नगर थाना कांड संख्या 25 है, जिसमें इसको गिरफ्तार करके आर्म्स एक्ट में इसको सेटअप किया गया था। और आरोप पत्र कहाँ का है ये रहने वाला आजाद नगर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। और चाईबासा पुलिस ने साइबर ब्लैकमेलिंग मामले में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक युवती को सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी मोहम्मद शमशेर अली उर्फ मोहम्मद शमशेर आलम निवासी औरंगाबाद ने युवती से शादी का झांसा देकर संपर्क बनाया। उसके बाद आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की। पीड़िता ने शिकायत पर थाना कांड संख्या 73/25 दर्ज किया गया। तकनीकी मदद से पुलिस ने छापामारी कर आरोपी को 8 दिसंबर को कासवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के मोबाइल से पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो बरामद कर जब्त किए गए। मामले की जांच जारी है। कादनबेड़ा हाथी अंडरपास ओवरब्रिज पर हाईवा पलटा, टायर फटने से हुआ बड़ा हादसा, बाल बाल बचे चालक। चांडिल थाना क्षेत्र के कादनबेड़ा हाथी अंडरपास ओवरब्रिज पर मंगलवार को एक बड़ी दुर्घटना टल गई। गिट्टी लदा एक हाईवा अचानक टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद ही वहां कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया और वाहन चालकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत चांडिल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर चांडिल पुलिस टीम मौके पर पहुंचे सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए यातायात को नियंत्रण करना शुरू किया। पुलिस ने हाईवा से सड़क पर बिखरी गिट्टी को हटवाने का कार्य भी शुरू कराया, जिससे मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू किया जा सके। सबसे राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर के टाटा जू में संक्रमण फैलने से 10 काला हिरणों की मौत हो गई। इसके बाद जू प्रशासन में हड़कंप मच गया और पूरे परिसर को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। एहतियात के तौर पर 5 अन्य काला हिरणों को क्वारंटाइन कर दिया गया है ताकि संक्रमण आगे न फैल सके। टाटा जू में मौजूद अन्य पालतू और वन्य जानवरों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध लक्षण को देखते ही तत्काल उपचार की व्यवस्था की जा रही है। जू परिसर में 3 डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जानवरों की सेहत पर पैनी नजर रखे हुए है।
जीव प्रबंधन के अनुसार यह संक्रमण पालतू जानवरों में काफी तेजी से फैलने वाला है। जानवरों की इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण वे इस संक्रमण का सामना नहीं कर सके, जिसकी वजह से काला हिरणों की मौत हो गई। मृतक हिरणों के शवों को जांच के लिए रांची और उड़ीसा जू भेजा गया है ताकि संक्रमण के सही कारणों का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह संक्रमण कौवे या चील जैसे पक्षियों के माध्यम से फैल सकता है। टाटा जू की डायरेक्टर डॉक्टर नमई अख्तर ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। जू परिसर की साफ सफाई बढ़ा दी गई है और बाहर से आने वाले पक्षियों पर भी सख्त निगरानी की जा रही है। कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जानवरों की मौत के बाद जू प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है और लगातार विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। ये ब्लैक बक में अभी हमारे को 2 तारीख से सुबह से कुछ मोर्टेलिटी होने शुरू हुई है और कुछ इसमें हमारे उसकी डेथ भी हुई है एनिमल्स की। कारण यह है कि वैसे तो हमें पास अभी भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन जो हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन से बताया गया कि ये एक हेमरेजिक सेप्टिसेमिया पॉर्चुलर फैमिली का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हुआ है और ये बहुत कॉमन है। मतलब भी कुछ दिन पहले आपने नवंबर में बेलगावी जू कर्नाटक में भी ये हुआ था। तो और दूसरा ये बैक्टीरिया बहुत कॉमन बैक्टीरिया सब जगह मिलता है और बस ये है कि कभी कभी इम्यूनिटी जब एनिमल की कमजोर हो जाती है और कुछ ट्रिगर जैसे सर्दी बढ़ जाना या गर्मी बरसात के बाद हो जाना, तो इसकी वजह से हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर सारे प्रिकॉशनरी मेजर अपना लिए हैं, स्थिति कंट्रोल में है और होपफुल और हमने दूसरे एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट, मतलब क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, तो ऑल एनिमल आर सेफ हियर और इनमें घबराने वाली बात नहीं है। आप हुई है ये कुल मिला के 10 जानवरों की डेथ हुई है और हमारे पास अभी भी 8 सेफ हैं, स्टेबल हैं और होप के हमारे शायद अब और मोर्टेलिटी नहीं होगी। जांच हमने जांच के लिए हम वन विभाग को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे बहुत हेल्प की है। इनफैक्ट हम लोग उनके साथ मिलकर एक बॉडी को रांची वेटनरी कॉलेज भेजा था, जिन्होंने हमें वो उसका बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा हम लोगों ने सैंपल्स उड़ीसा वेटनरी कॉलेज और IVRI बरेली इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पर भी भेजे हैं। तो जो भी उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो हम मीडिया के साथ उसको भी शेयर करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर फिलहाल घबराने की बात नहीं है, स्थिति की तरह नियंत्रण अन्य नहीं। जांच नहीं, इसमें पूरा प्रोटेक्शन की गई, बढ़ा दी गई है। ये ब्लैक बक में ही अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी और दूसरे जो हमारे हर्बीवोर हैं, दूसरे डियर्स हैं, जैसे बार्किंग डियर है, हॉक डियर है, सांबर है, उसमें हमने प्रिकॉशनरी उनको मेडिकेशन दे रहे हैं जिससे कि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। तो सर पालतू जानवरों में ही ज्यादा होती है ये, कभी कभी जंगली जानवरों में आ जाती है। ये गाय भैंसों की बीमारी है जो इसमें बैक्टीरियल वो है, नमूने जैसे लक्षण होते हैं जी। वाराणसी में चमका कांड्रा का सितारा रक्षा कुमारी गोल्ड मेडल जीतकर लौटी घर तो हुआ भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित 3rd स्काई नेशनल कप फेडरेशन कराटे प्रतियोगिता में सरायकेला जिले के कांड्रा की होनहार कराटे खिलाड़ी रक्षा कुमारी ने 13 वर्ष आयु में स्वर्ण पदक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनके घर लौटने और परिवार स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भव्य स्वागत किया। गम्हरिया स्थित विद्या ज्योति स्कूल के कोच अमित कुमार झा के नेतृत्व में कुल 9 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। रक्षा कुमारी के साथ साथ सीनियर वर्ग में स्मिता दास ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। छात्रों की उल्लेखनीय सफलता पर विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार झा ने सभी खिलाड़ियों और सहयोगी टीम को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि बच्चों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और नियमित अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यालय की कराटे टीम आने वाले समय में भी इसी तरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी चमक बिखेरती रहेगी। Medal in 3rd Sky National All India Championship in the age of 13 years old in Uttar Pradesh. This opportunity, I am very grateful for my teachers, coach and my Vidya Jyoti school and principal. कि हमारी जिला की बेटियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि ये इवेंट यूनियन शोतोकान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 3rd USKI कप हुआ था, जो ऑल इंडिया नेशनल लेवल इवेंट है, जो 6 और 7 दिसंबर को सन वैली पब्लिक स्कूल वाराणसी में आयोजित किया गया था। इस इवेंट में हमारे जिला के विद्या ज्योति स्कूल से कुल 9 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें हमारे विद्यालय की 2 बच्चियों ने, रक्षा कुमारी और स्मिता दास ने स्वर्ण पदक जीता और सुशांता दास ने रजत पदक जीत के काफ़ी ज़्यादा मान बढ़ाया।
और बाद बाकी 5 बच्चों ने कांस्य पदक जीता है। और इस खुशी के अवसर पर जिला फेडरेशन और राज्य फेडरेशन के द्वारा रक्षा कुमारी को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार और स्मिता दास को 3,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। ये हमारे जिला में पहली बार हो रहा है कि इस तरह के इवेंट में बच्चों को कैश प्राइज़ दिया जा रहा है। आगे से मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिला के पदाधिकारी इस इवेंट पे ज़्यादा जोर दें और कराटे और सेल्फ डिफेंस को लेके थोड़ा और जागरूक रहें। मेरा नाम संशय अमित कुमार झा है। मैं विद्या ज्योति स्कूल में कार्यरत हूँ एज अ कराटे कोच। और जमशेदपुर की भुइयाडीह में अतिक्रमण हटाने को लेकर गरमाई राजनीति। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया के नेतृत्व में किया गया सीएम का पुतला दहन। भुइयाडीह क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है। जमशेदपुर पूर्व की विधायक पूर्णिमा साहू, पूर्व मंत्री दुलाल भुइया, जदयू व कई सामाजिक संगठन बेदखल किए गए परिवारों के समर्थन में आकर प्रशासनिक कार्रवाई का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने कड़ाके की ठंड में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीब परिवारों को बेघर कर दिया। इसके जवाब में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व मंत्री दुलाल भुइया पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। इसी बीच सोमवार को केंद्रीय बस्ती विकास समिति ने इस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बलदेव ने कहा कि कई दिन बीत जाने के बावजूद प्रभावित परिवारों को प्रशासन या सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक विस्थापितों को न्याय नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अब सिर्फ अतिक्रमण का नहीं बल्कि गरीबों के विस्थापन और राजनीतिक खींचतान का बड़ा विषय बन गया है। डीसी साहब जवाब दो। डीसी साहब जवाब दो। झूठ बोल रहे कि हाई कोर्ट का कागज आया, जवाब दो। इसका मामला इसलिए रहा कि जमशेदपुर में कुछ ऐसा नेता है, हम तो नाम नहीं लेंगे, कुछ छुटपुटिया नेता लोग हैं जो इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अनाप शनाप बक रहा था। तो हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहा। आज हम लोग आज देखिए 6 तारीख को हम लोग का घटना हुआ। टाटा कंपनी का गुंडाई से तोड़ा गया। 6 तारीख से लेकर के अभी तक 14 दिन हुआ। 14 दिन के बाद भी आज तक ना टाटा कंपनी का कोई पदाधिकारी आया यहाँ सुधि लेने, नहीं झारखंड सरकार के कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे कोई सुधि लेने नहीं आया। आज इतना ठंडा, इतना कड़कड़ी ठंडा में आज कहाँ जाएगा परिवार के विरोध। आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत दा का पुतला दहन किया। स्वाभाविक है, राज्य सरकार है, उसका जवाबदारी है। और इस आक्रोश में यहाँ का पीड़ित परिवार सभी ने पुतला दहन किया आज के दिन दादा को। लेकिन हम पुनः फिर आपके माध्यम से फिर हेमंत दास से हम कहना चाह रहे हैं कि दादा एक बार कम से कम आप देखिए इस बस्ती को, इस पीड़ित परिवार किस तरह रोड में आ चुका है, इस रोड में आ चुका है। और आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सरकार में हैं, क्योंकि गुरुजी इस भुइयाडीह में काफ़ी बार आ चुका है। अब भुइयाडीह में काफ़ी बार आकर गुरुजी इस बस्ती को समझा है, प्यार दिया है। तो दादा को हम फिर पुनः आपके माध्यम से कह रहे हैं कि दादा आप एक बार देख करके इस आक्रोश सरकार के विरोध में है लेकिन आप गुरुजी का सुपुत्र है, आप दादा है और आप एक बार आकर के खास कम से कम इस पीड़ित परिवार को देख लीजिए। आदेश आप नहीं मान रहे, मतलब न्यायालय आदेश नहीं दिया। न्यायालय के सर्वोपरि है, न्यायालय के आदेश दिखा दीजिए ना। और हम चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है। सबसे पहले नंबर 1, आप बिना सूचना दिए, बिना चिन्हित किए पुराने बासिंदा या एक साइकिल चलता था उस समय का बसा हुआ लोग है, बैलगाड़ी चलती थी, यहाँ साक्षी बाजार नहीं था, भुइयाडीह चावल बाजार था, इतना पुराना बसा हुआ आदमी है। आप सरकार को दोषी मान रहे उसको बिना सूचना दिए इतना ठंड में छोटा छोटा बच्चा लोग आज लात मारने के लिए, चप्पल मारने के लिए मजबूर रहा सरकार को। ये बेघर को आप सरकार का दोषी मान रहे। आज सरकार जो है ना
इनको पुनर्वास नहीं कर रहा, ना इनको कोई छुट्टी ले रहा, ना इनका कोई अफसर आ रहा, ना इनको कोई आ रहा। सीधा न्यायालय में हम लोग शरण में जाएंगे, हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे और पूरा गरीब लोगों के साथ जिस तरह से इतना मैंने हठधर्मी अंग्रेज भी शासन किया तो इतना हठधर्मी नहीं था। ये झारखंड सरकार, ये टाटा कंपनी किस तरह से मैंने गरीब लोगों को बिना सूचना दिए कुचल दिया। अब बताओ, डेली ठंड आ रहा, डेली ठंडा बढ़ रहा और टूट भी गया तो अब अनदेखी करना। इसीलिए आज पुतला दहन हुआ। अब ये आंदोलन चलते रहेगा। हम मांग कर रहे हैं कि अभी भी हेमंत सोरेन का टीम आए और नहीं तो ये जोरदार आंदोलन और बिगुल बजेगा। उपायुक्त ने पिछले दिनों आपको आश्वस्त किया था कि आके देखेंगे। उपायुक्त को हम लोग ने सीधे अल्टीमेटम दिया है। 110 से ऊपर घर द्वार और मकान दुकान टूटा है, लेकिन कोई नहीं आया। उपायुक्त भी नहीं आए। उपायुक्त नहीं, टाटा कंपनी का आदमी नहीं, कोई नहीं। क्या ये लोग हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े हैं? यहाँ के भुयाडी क्षेत्र के दलित, आदिवासी, मूल निवासी कीड़े मकोड़े हैं? हेमंत सोरेन जवाब दो, सदन में जवाब दो। शीतकालीन सदन चल रहा है, आप जवाब दीजिए ना। आप आदिवासी विरोधी है, आप दलित विरोधी है, इसकी मानसिकता लग रहा है। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का भव्य आगाज और सांस्कृतिक रंगों संग सिनेमा का जश्न शुरू। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह में सोमवार को झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का शुभारंभ बेहद गरिमामय उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। फिल्म और कला जगत से जुड़े अनेक गणमान्यों की उपस्थिति ने उद्घाटन समारोह को खास बना दिया। मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यपुर नगर निगम के उपनगर आयुक्त पारुल सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के कुलपति सुखदेव महतो ने समारोह की शोभा बढ़ाई। विशिष्ट सम्मानित अतिथियों में डॉक्टर GN दास, डॉक्टर ज्योति सिंह पूर्वी घोष, पवन कुमार साव, चंचल भाटिया, नेहा तिवार, ज्योति सेनापति, पूर्व वार्ड पार्षद नीतू शर्मा शामिल रहे। समारोह की शुरुआत परिचय और स्वागत के साथ हुई। तत्पश्चात अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके बाद सांस्कृतिक टीम द्वारा प्रस्तुत आकर्षक स्वागत नृत्य ने मंच का माहौल जीवंत कर दिया। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 8 से 13 दिसंबर तक आयोजित होगा। 9 से 12 दिसंबर तक विभिन्न श्रेणियों के फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 13 दिसंबर को समापन एवं पुरस्कार समारोह एक्सलाई जमशेदपुर में होगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, स्वयंसेवकों और आयोजन टीम का सराहनीय योगदान रहा। यहाँ पे पहली बार आई हूँ इस कार्यक्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। राजू मित्रा जी से मुलाकात हुई मेरी और संजय जी से। ये लोग इस फेस्टिवल को अभी नेशनल प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं और मैं चाहूँगी कि आगे इसको इंटरनेशनली भी लेकर जाया जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे छोटे से शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ के कलाकारों को मौका दिया जा रहा है। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी राजू मित्रा जी को। हमारी जो फिल्म आ रही है मुर्गा ट्रॉफी, उसमें मेन किरदार में दिनेश निरहुआ जी हैं और हम लोग यहाँ पे ऑडिशन लिए थे झारखंड में। और इस फिल्म में करीब 90% कलाकार जो है वो झारखंड से हैं। दिनेश निरहुआ जी और डायरेक्टर को छोड़ के सारे आर्टिस्ट झारखंड से हैं। और इसके बाद हम लोग 4-5 प्रोजेक्ट और भी बनवा रहे हैं जिसमें हम लोग झारखंड के कलाकारों को काम देना चाहते हैं। ये अच्छा प्रयास है। झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो ये 6ठा संस्करण का शुभारंभ है, उसके लिए मैं पूरे जेनर की टीम को बधाई देना चाहता हूँ, खास करके राजू मित्रा जी और संजय सतपति जी को। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जो रीजनल कलाकारों को नेशनल लेवल पे जोड़ने का और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को लोकल स्तर पर दिखाने का ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये इन्होंने लगातार 6 वर्षों तक प्रयास करके इस मुकाम तक पहुंचा है। ये पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये फिल्म फेस्टिवल बहुत आगे जाए, बहुत बृहत लेवल पे हो। बहुत कपाली में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सोनारी की युवक की मौत, पत्नी घायल। जमशेदपुर से सटे कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोबो स्थित उत्सव रेस्टोरेंट के समीप एक सड़क दुर्घटना में सोनारी के युवक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।
मृत युवक की पहचान 30 वर्षीय रोशन कुमार के रूप में हुई है, जो रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार रोशन कुमार डोबो में मुर्गा की दुकान चलाते हैं और वे अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से सोनारी स्थित अपने घर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक उत्सव रेस्टोरेंट के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रही एक अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोशन कुमार सड़क पर जा गिरे और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को पुलिस द्वारा एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद रोशन को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल से टीएमएच रेफर किया गया। क्या नाम हुआ आपका? सनी कुमार। कौन थे आपके? हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं वो। क्या नाम था? रोशन कुमार नाम है उनका। रोशन कुमार जी। क्या करते थे ये? इनका अपना छोटा सा एक चिकन शॉप था। क्या चीज़ का? चिकन का शॉप था छोटा सा। अच्छा, चिकन। जी। उधर से रिटर्न रात में करीब अपने वाइफ के साथ वो आ रहे थे, चिकन शॉप बंद करके। पता नहीं किस 407 वाले ने मारा, बहुत बुरे तरीके से मारा कि एक हड्डी भी नहीं बचा ऐसे शरीर में, पूरे हड्डी चूर चूर हो चुका है। क्या चीज़ में थे भाई आपके? बाइक में थे। अच्छा। वाइफ एंड हस्बैंड बाइक में थे एंड इनकी जो वाइफ है वो पेट से 1 मंथ की प्रेग्नेंट थी। कितने साल हुआ शादी का? शादी का ज़्यादा नहीं, 3 से 4 साल हुआ होगा। वाइफ का क्या नाम है? इनका वाइफ का नाम है मिंकी कुमारी। मिंकी। कहाँ है वो अभी? अभी वो टीएमएच में है, उनको वेंटिलेशन पे रखा गया है, डॉक्टर बोल रहे हैं वेंटिलेशन पे। उनकी भी हालत गंभीर है? उनकी भी हालत गंभीर है, बोल रहे बहुत कम चांस है बचने का, क्योंकि बहुत सिविलियन चोट आया है, सर पे आया है और सीने की हड्डी भी टूटी है। ये लोग हेलमेट पहने हुए थे हस्बैंड? हाँ, हेलमेट पहन के लोग लिखे हैं। पता नहीं कि कैसे क्या हुआ, नहीं है कुछ पता नहीं है। लोकल वाले लोग बोले कि ऐसा हुआ है और हम यही चाहते हैं कि जो भी 407 वाले मारे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। प्रशासन यही चाहता हूँ कि अच्छी तरह कार्रवाई करे और जो जितना हो सके कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे, पकड़े जी, कार्रवाई करे बिल्कुल। और क्योंकि इस तरह से मार के इस तरह से रोड में छोड़ के चले जाना। एक इसकी वाइफ जो पेट से 1 मंथ प्रेग्नेंट, उसका भी हालत गंभीर है। कहाँ पे शॉप है? शॉप इनका है ये पूरी सिल्ली में है। पूरी सिल्ली में है। आईडीबीआई बैंक साक्षी शाखा की ओर से मानगो स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएसआर फंड से मुहैया कराया गया आवश्यक उपकरण। आईडीबीआई बैंक साक्षी शाखा की ओर से मानगो स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया गया है, ताकि यहां आने वाले मरीजों को आधुनिक तरीकों से इलाज किया जा सके। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, अपना ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का, तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। केबल फैक्ट्री बंद होने से 2000 मजदूरों का भविष्य अधर में है। बकाया भुगतान को लेकर संघर्ष तेज है। शहर की प्रतिष्ठित और पिछले 25 वर्षों से कार्यरत एक प्रमुख केबल निर्माण कंपनी के बंद हो जाने से करीब 2000 मजदूरों का भविष्य संकट में पड़ गया है। कंपनी के बंद होने के समय बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत थे जो अब रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दयनीय आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने अब तक उनका लगभग 3.5 करोड़ रुपए का बकाया वेतन, भविष्य निधि और ESI का भुगतान नहीं किया है। उधर कंपनी बंद तो दूसरी औद्योगिक समूह को बेचने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार वेदांत नामक कंपनी इसे अपने अधिग्रहण में लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि मौजूदा प्रबंधन की ओर से लगभग 16 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई है, लेकिन केबल कंपनी संघर्ष समिति ने साफ ऐलान किया है कि जब तक सभी 2000 मजदूरों का पूरा बकाया वेतन नहीं किया जाता है तब तक वे किसी समझौतों के लिए तैयार नहीं होंगे। फिलहाल मजदूरों में भारी आक्रोश और स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। मजदूरों की नजर अब शासन और न्यायालय की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। मतलब पीड़ित अगर बोला जाए तो पीड़ित में मैं भी खुद पीड़ित हूँ, तो उस नाते जो न्यायालय का एक आदेश आया है वो तय हुआ कि उसका हम लोग सभी चुनौती करेंगे और एकजुटता पूर्वक जो न्यायालय का आदेश आया है उस पर उच्च न्यायालय में जाने का हम सभी लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं। और आदेश में जैसा दिख रहा है कि हमारे जो पुराने वर्कर रहे जो अभी ऑलरेडी जॉब में हैं उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ है, और तीसरा जो यहाँ कई वर्षों से नहीं 50 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो तीनों दिशा में जो न्यायालय का जो आदेश आया है उसको लोग चुनौती देने को तैयार हैं। क्योंकि जो रिवाइवल प्लान किसी ग्रुप को भी दिया गया है, वेदांता ग्रुप को, वो रिवाइवल प्लान लोगों को नापसंद है। इसलिए हम सभी लोग ये तय किए हैं कि जो हमारा केबल टाउन का परिवार है, लगभग 1000 घरों का परिवार है ये, और 1000 गुना अगर 4 भी माने तो 4000 या 5000 लोग हम लोग एक जगह पिछले 50 वर्षों से रह रहे हैं। हम सबों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए न्यायालय को चुनौती देंगे और ये राज्य सरकार से भी हम लोग को ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे कि आपके राज्य में रहने वाले इतने लोग जो 50 वर्षों से यहाँ बसे हैं हुए, तो कैसे आप ऐसा प्लान के माध्यम से, ऐसा रिवाइवल प्लान के माध्यम से उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं बिना कोई सामान्य समझौता हुए। एक तरफा आदेश आ जाएगा और सभी लोग मान लेंगे, ये संभव नहीं है। इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़े हम सभी लोग आंदोलन करेंगे। और इधर आपको बता दें, परसूडी के रहने वाले सूरज श्रीवास्तव के परिजनों ने कहा कि फर्जी तरीके से मेरे बेटे को विमल पाल ने फंसाने का काम किया है। हम प्रशासन निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विमल पाल और अन्य साथियों ने सूरज के साथ मारपीट कर गाड़ी जलाने के बाद को जबरन कबूल भी कराया, वीडियो भी बनाया। वहीं सूरज के पिता ने कहा कि विमल पाल से गाड़ी चलाने का पैसा मांगने पर मेरे बेटे को फर्जी तरीके से फंसा दिया ताकि पैसा नहीं मांग सके और मारपीट भी किया गया। हम प्रशासन निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। मामला ये है सर कि ये इससे गाड़ी चलवाता था विमल पाल, ठीक है, और विमल पाल के यहाँ ये गाड़ी चलाता था और अपना कुछ पैसा नहीं दिया इसको। जब नहीं दिया तो विमल पाल इसको धमकाया और बोला कि तेरे को हम पैसा नहीं देंगे और जो करेंगे तो तुम समझ में आ जाएगा। तो उसी बीच इसका कोई गाड़ी जल गया और फॉल्स इसको फंसा दिया ले जाकर और झूठ सास बुलाकर, मतलब प्यार से बुलाया, पहले नशा वशा करवा के और उसको एक्सेप्ट करवा लिया है। समझे, कहानी यही है। और उसको 5-6 जन सब मिल के साथ में मारा पीटा है बहुत ज़्यादा। वहीं सूरज श्रीवास्तव ने कहा कि विमल पाल का हम गाड़ी चलाते थे, लेकिन विमल पाल ने मुझे कई महीने से पैसे नहीं दिया। जब हम पैसे की मांग करते थे तो आज देंगे कल देंगे करता था और टाल मटोल किया करता था। मेरे साथ झगड़ा मारपीट करता था और फंसाने का धमकी देता। विमल पाल का मोटरसाइकिल किसी ने जला दिया और मेरे नाम को फंसा दिया।
पसूड़ी थाना में मामला भी दर्ज करा दिया गया। जबरन मुझे विमल पाल उनके 4-5 साथी मारपीट भी किया। मोटरसाइकिल चलाने का जबरन कबूल कराया गया और मोबाइल से वीडियो भी बनाया गया। विमल पाल का गाड़ी चलाते थे हम 5-6 महीना से हो गया, मतलब साल भर से गाड़ी चलाते थे उसका। तो मेरा पैसा उसके पास 6 महीना का बाकी था, तो हम उससे मांगने गए थे कि मेरा 6 महीना का पैसा दे दो। तो मेरे को बोला कि नहीं देंगे, गाली गलौज किया, धमकी दिया, जान से मारने का धमकी दिया मेरे को। हम बोले कि ठीक है धमकी दे रहे, तो हम घर में अपना बताए सब ऐसा बात है, मम्मी पापा को अपना बताए। तो विमल पाल बोला कि जाओ जिसको बोलना है बोल दो, नहीं देंगे पैसा, और मेरे को जान से मारने का धमकी दिया है। और ये बीच में अभी फिलहाल में 15-20 दिन हो रहा गाड़ी वाड़ी जला, तो उसमें मेरा नाम फंसा दिया है कि तुम गाड़ी जलाया है। और मेरे को 5-6 लड़का मिला है, विमल पाल और उसके साथ दोस्ती यारी में था। वो लोग मेरे को बहुत मारा कम से कम। और वो मेरे को नशा करवा के वो लोग बोला है कि तुम ही गाड़ी लिया है, तुम ही गाड़ी जलाया है, बताओ। मेरे को बहुत मारा वो लोग। थाना के बाद थाना में मेरे ऊपर FIR कराया है विमल पाल कि यही गाड़ी जलाया है। मामला कुछ नहीं था कि मामला विमल पाल से हम थोड़ा 3-4 महीना से दूरी हो गए थे, उसका गाड़ी वाड़ी नहीं चला रहे थे, तो शायद उसकी चक्कर में अनबन हुआ होगा कुछ, इसीलिए यही मतलब दोषी पहना रहा मेरे को कि मेरा गाड़ी क्यों नहीं चला रहा, मेरा चेलागिरी क्यों नहीं कर रहा। उसका गाड़ी हम पोंछते थे, धोते थे, चलाते थे। अब मेरा 6 महीना का पैसा बकाया था, तो हम 6 महीना का पैसा मांगने गए, तो मेरे को बोला नहीं दिए, गाली गलौज किया। और इसी बात में मेरे को FIR किया मेरा नाम पे कि मेरा गाड़ी ये जलाया है, जिसमें कि मेरा कोई गलती नहीं था। ढटकेडी स्थित A ब्लॉक में कॉमन वेलफेयर कमेटी के तत्वाधान में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ढटकेडी स्थित A ब्लॉक में सामाजिक संस्था कॉमन वेलफेयर कमेटी की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एजुकेशन इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्रों को कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। कमेटी एक ढटकेडी में खोला गया है, जिसमें सब बच्चे लोग जो आएंगे और उसको तालीम हासिल करने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है आपका भी बच्चा भी आए और भी लोग के बच्चे लोग आए, ताकि हम लोग का हौसला बढ़े और इससे भी आगे बढ़ सके। किस क्लास का बच्चे पढ़ेंगे? किस क्लास में जो है हिंदी मीडियम का है और उर्दू मीडियम का है और इंग्लिश मीडियम का है। ये तीनों जो है ना हम लोग का कोचिंग नया न्यू कोचिंग सेंटर खोलेगा। कितने क्लास के बच्चों का पढ़ाई होगा यहाँ? हम लोग 1 क्लास से लेके हम लोग 10th तक का पढ़ाई करेंगे। बच्चों लोग को एजुकेशन दिया जाएगा यहाँ पे? जी। पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे? पेरेंट्स से अपील करेंगे आप अपने बच्चे को यहाँ भेजिए, हम लोग अच्छा तालीम देंगे। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। अगर आपको बता दें, झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम के जिला स्तरीय कौशल प्रतियोगिता सह प्रदर्शन 2025-26 का आयोजन जिला मुख्यमंत्री उच्च विद्यालय VPM बर्मा माइंस जमशेदपुर में किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों में संचालित कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु संचालित व्यावसायिक शिक्षा के प्रत्येक ट्रेड में विद्यालय स्तरीय आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त छात्रों के द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उनके नवाचार पर आधारित विभिन्न प्रकार के मॉडलों के साथ भाग लिया गया। और पोटका रसन चोपा पंचायत भवन में आज उस समय भावुक और खुशहाल नजारा देखने को मिला जब राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा पंचायत के 10 गांवों के कुल 78 बुजुर्गों को व्हीलचेयर, स्टिक और कमर व घुटने के बेल्ट एवं कान की मशीन सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। इन उपकरणों के मिलने से बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। कई बुजुर्गों की आंखें नम थी क्योंकि सहारा मिलने से अब उन्हें चलने फिरने में राहत मिलेगी। बताया गया कि 18 नवंबर को पंचायत में शिविर लगाकर सभी बुजुर्गों की जांच कराई गई थी, जिसके आधार पर जरूरतमंदों के अनुरूप सभी उपकरण उपलब्ध कराए गए। मुखिया सिमती सरदार ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो बुजुर्ग चल फिर नहीं पा रहे उन्हें व्हीलचेयर व स्टिक देकर जरूरतों की उपलब्ध कराई जाएगी। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार इन उपकरणों को खरीद नहीं पाते, ऐसे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही हमारा छोटा सा प्रयास है। एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसमें क्या होता है, जो 60 साल प्लस हो जाते हैं, जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, या जो भी राष्ट्रीय वायु योजना जिसमें चलने फिरने में प्रॉब्लम होता है, उनका कमर दर्द जो भी है, हम लोग इसमें इनको ज़रूरतमंद की चीज़ों का प्रदान करते हैं। इसमें आपका सिलिकॉन कुशन हो गया, आपका वॉकिंग स्टिक हो गया और आपका
क्या बोलते हैं इसको, कमर का बेल्ट, घुटना का बेल्ट, ये सब हम लोग अब व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं लोगों को। और जैसे कि इसमें क्या होता है कि हम लोग को 2 डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, एक तो आधार कार्ड, एक राशन कार्ड, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसमें मिल रहना चाहिए, एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए। उसमें क्या होता है, ये लोगों को हम लोग जो भी अपना असेसमेंट करके हम लोग ये लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जमशेदपुर में पहली बार होगा इनोवेशन समिट 2026 का आयोजन, बिष्टुपुर में प्रेस वार्ता कर देगी जानकारी। राजेंद्र विद्यालय में आज आयोजित प्रेस वार्ता MBA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी ने घोषणा की कि जमशेदपुर पहली बार जमशेदपुर इनोवेशन समिट 2026 स्पेशल सिर्फ 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम इंस्टीट्यूट इनोवेशन मानव संसाधन मंत्रालय की एक प्रमुख पहल के अंतर्गत आयोजित होगा। आयोजकों ने बताया कि यह समिट शहर के युवाओं में नवाचार, तकनीक और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। तो वैसे हम लोग एक तो आपके माध्यम से जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया है, उनके माध्यम से भी ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि गांव-गांव में पेपर वगैरह तो सब आता ही है। हम लोग स्कूल को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम स्कूल हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। कुल्हान के अंदर में जितने स्कूल हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी के प्रिंसिपल तक पहुंचने की, और जहां जहां ऑनलाइन पहुंच रहे हैं वहां ऑनलाइन पहुंच रहे हैं। हमारे जो विंग्स हैं जो ऑफलाइन उनके फिजिकली पहुंच सकते हैं, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिजिकली भी उनके स्कूल में जाएं और ये मैसेज उन तक कन्वे कर सकें, जिससे कि बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिले। और कांग्रेस नेता पूर्व नगर अध्यक्ष स्वर्गीय भोगेंद्र मिश्रा जी की पुण्यतिथि में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर किया गया। सैल्यूट तिरंगा झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में कांग्रेस नेता स्वर्गीय भोगेंद्र मिश्रा जी की पुण्यतिथि में मेगा हेल्थ कैंप एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन आज दिनांक 9 दिसंबर को जुगसलाई नगर परिषद में किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर एवं रक्तदान के लिए नारायण अस्पताल की टीम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने अपना सहयोग एवं सेवा दिया, जिसमें प्रमुख रूप से स्त्री विशेषज्ञ, डेंटल, नेत्र और कान योग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपी आदि लोगों ने अपना सेवा दिया। कुल 140 लोगों का इलाज इस कैंप के माध्यम से किया गया और 92 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बन्ना गुप्ता जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह और जेएमएम के नेता कुणाल सारंगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, रविंद्र झा, आनंद बिहारी दुबे, पवन अग्रवाल, भगवान सिंह, राजेश चौधरी, सुनील प्रसाद आदि उपस्थित थे। आज राष्ट्र को समर्पित एक राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा द्वारा पहला ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है जुगसलाई नगर परिषद हॉल में। ये हम लोगों ने हर साल इसको किसी न किसी समाज के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, समाज को आगे बढ़ाने में, समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, वैसे लोगों को हम हर साल इस ब्लड डोनेशन को डेडिकेट करेंगे। तो इस साल हम लोग स्वर्गीय भोगेंद्र मिश्रा जी जो वरिष्ठ समाज सेवी भी थे और समाज के लिए हमेशा काम करते रहते थे, उनको ही इस साल हम लोगों ने समर्पित किया है ब्लड डोनेशन कैंप, और ये लगातार चलता रहेगा। हर साल किसी न किसी समाज के लोगों को हम लोग डेडिकेट करेंगे। हमारा संगठन अलग 20 देश के अलावा 20 कंट्री में भी चल रही है और हम राष्ट्रवाद के लिए हर जगह काम बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का जो है आज शुरुआत जो है सैल्यूट तिरंगा द्वारा किया गया, इसके लिए रविशंकर तिवारी जी और इनके सभी जो टीम है इनकी, इनको बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं कि बहुत पुनीत कार्य है। यही एक ब्लड डोनेशन जो है, रक्तदान एक ऐसा दान है जिसको खुद को स्वयं को नहीं, दान देने वाले को नहीं पता रहता है कि ये मेरा दान किसको जाएगा, हिंदू को जाएगा, मुसलमान को जाएगा या क्रिश्चियन को जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक गुप्त दान है। तो इसके लिए जो व्यवस्था किया गया है, तिवारी जी का धन्यवाद। और हमारे जुगसलाई के यहाँ पर हमारे जिला के अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, भोगेंद्र मिश्रा जी, उनकी पुण्यतिथि में जो है आज हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया है। इसके लिए जो है हम लोग उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। उनके द्वारा जो समय काल में जब भोगेंद्र मिश्रा जी द्वारा जो काम किए गए हैं वो उल्लेखनीय घटनाएं हैं। कई ट्रेनों में उनका बहुत चलवाने में बहुत योगदान रहा है। सो इस मौके पर जो है हम लोग उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही साथ तिवारी जी को जो है हम लोग धन्यवाद। हमारे साथ सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह जी भी पुनीत कार्य में हिस्सा लेने आए हैं। अजय कुमार पांडे जी भी साथ में हैं, अशोक गुलाटी जी भी हम लोग के साथ में हैं, और भी संतोष सिन्हा जी और भी लोग, अभी टीम जो है वो कार्यक्रम जारी है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में कोल्हान यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ।
कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर चाईबासा का एक घटक महाविद्यालय जिसे एनसीसी द्वारा बी ग्रेड से मान्यता प्राप्त है वे कोल्हान यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 तक चला। टूर्नामेंट का स्थल जेसीसी क्रिकेट ग्राउंड निर्धारित किया गया। विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों की टीमें इस 4 दिवसीय खेल मुकाबले में हिस्सा लिए। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य था। क्रिकेट मैदान पर खिलाड़ियों के उत्साह और रोमांच को देखते हुए यह आयोजन क्षेत्र के खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बना। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए कॉलेज की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। विजेता और उप विजेता टीमों को सम्मानित करने के लिए समापन दिवस पर विशेष समारोह भी आयोजित किया गया। रेमन सिंह स्पोर्ट्स ऑफिसर कोल्हान यूनिवर्सिटी, ये जो 2025 का टूर्नामेंट हुआ 25-26 का, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था और विनर हुई करीम सिटी कॉलेज। और आपको बताते चले कि सर हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और 2022-23 में हमारे बच्चे ई जोन में फाइनलिस्ट होकर बैडमिंटन वॉरियर ट्रॉफी खेले। और आपसे गुजारिश रहेगा कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, उनको एक्सपोजर दें ताकि मेरे बच्चे अच्छे चैंपियनशिप में जाके कोल्हान का नाम रोशन करें। करीम सिटी में जैसा कि आपने सुना भी, करीम सिटी और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज ये दोनों ही टीम विनर रनर 1973 से ही रही है। कोई दूसरा टीम आगे नहीं आ पाता। ये दोनों ही कॉलेजेस के प्लेयर्स क्रिकेट के बहुत अच्छे रहते हैं और इसलिए कभी एक बार जो विनर रहता है दूसरा बार वो रनर हो जाता है। और ये सिलसिला वर्षों से चल रहा है। 1973 का मतलब आप समझ सकते हैं कि 27 साल उधर हुआ और 25 बरस इधर हुआ, मतलब 52 साल से ये अदला बदली डिओ पॉलिसी चल रही है। दोनों एक दूसरे को हराते और जीतते रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का ये 2025 का टूर्नामेंट 6 तारीख से आरंभ हुआ। बहुत कम समय में हम लोगों ने इसमें अच्छी तैयारी करने की कोशिश किया। 7 क्रिकेट टीमों ने अलग अलग कॉलेजों का इसमें पार्टिसिपेट किया और अंत में आज 9 दिसंबर 2025 को आप देख रहे हैं कि करीम सिटी कॉलेज और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज ये फाइनल में पहुंची। और फील्डिंग और बैटिंग दोनों ही करीम सिटी का बहुत अच्छा था और 142 रन बनाते हुए उसने इस मैच को जीत लिया और विनर रही साल की। 75 में यहाँ से कोऑपरेटिव कॉलेज से अपना एक स्टार्ट किए, उसके बाद यूनिवर्सिटी खेले और सौभाग्यवश हमको मैंने आगे भी खेलने का मौका मिला। इस कॉलेज से मेरा बहुत लगाव है और हम जितना हो सके प्लेयर लोग हमारे जितने भी क्रिकेटर खेल रहे हैं जमशेदपुर के, खासकर कोऑपरेटिव कॉलेज एंड करीम सिटी एंड वर्कर्स कॉलेज, सभी झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर में ही है। तो हम लोग सदा यही करते कि आज जो भी प्लेयर हमारे यहाँ से निकला है, मनीषी बोलिए या आप कुशाग्रा बोलिए, सभी हमारे एसोसिएशन के ही यहाँ से पुश करने के बाद ही निकला है। तो हम लोग कोशिश करते जितना भी यंग टैलेंटेड है यहाँ में जमशेदपुर में, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इसमें हमारे प्राचार्य महोदय कोऑपरेटिव कॉलेज के इनका बहुत सहयोग रहता है कि हमारे यहाँ ग्राउंड की थोड़ी कमी है, लेकिन इनका ऑलवेज हमको सपोर्ट रहता है, जिसके लिए हम यहाँ का लीग मैचेस हम अच्छा से चला सकते। और अब चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के टाटा जू में 10 हिरणों की हुई एक साथ मौत। कादनबेड़ा हाथी अंडरपास ओवरब्रिज पर हाईवा पलटने से बाल बचे लोग। चाईबासा पुलिस ने साइबर ब्लैकमेलिंग के मामले में एक को किया गिरफ्तार। और आजाद नगर में प्रतिबंधित कफ सिरप को किया गया जब्त, साथ ही नाबालिग सहित 2 को किया गया गिरफ्तार। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।